अध्याय 51 अर्ध मत्स्य राक्षस। भारी ट्रक को संशोधित करना अधिकांश लड़कों के लिए एक रोमांचक मामला था और मयंक भी इसका अपवाद नहीं था। इसने वास्तव में समय बचाया, लेकिन एक लौह अत्याचारी आयन टायरेंट बनाना भी सच था। वीरेंद्र को होश आया। ट्रक के सामने की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, सामने के बम्पर को मजबूत करो, फिर रैमिंग शक्ति को बढ़ाने के लिए एक निम्न स्थित हल लो पोजिशन प्लाउ वेल्ड करो, जिससे बाधाओं को एक तरफ धकेलना भी सुविधाजनक हो जाए। उसने संशोधन के अनुमानित स्थानों और तरीकों का इशारा किया। ये सुनकर मयंक ने वीरेंद्र के निर्देशों का पालन करते हुए धातु को विरूपित करना शुरू कर दिया और फिर इसे एक साथ सम्मिलित कर दिया, जिससे एक निर्बाध संपूर्ण बन गया और संपीड़न के बाद ताकत में काफी वृद्धि हुई। ठीक है, बस यहीं। यहाँ एक और बीम जोड़ो, इसे टूटने से रोकने के लिए नोक को मजबूत करो। वीरेंद्र ने विस्तृत मार्गदर्शन दिया और धातु नियंत्रण के तहत धातु को आसानी से हेरफेर किया गया, जिससे ट्रक 10 मिनट से भी कम समय में एक अत्यंत दबंगपूर्ण सिर सुरक्षात्मक भारी ट्रक में परिवर्तित हो गया। त्रिकोणीय कुल्हाड़ी ब्लेड जैसा हल सामने की ओर स्थित था और विंडशील्ड एक कसकर धातु की जाली से घिरा हुआ था, जो युद्ध के लिए तैयार एक भारी बख्तरबंद योद्धा जैसा दिख रहा था। पुराने दिनों में अगर मेरे पास ये कौशल होता तो साउथ सिटी में कार संशोधित करने वाले हर कोई मुझे डैडी कहता। वीरेंद्र, एक ईमानदार आदमी, मयंक द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट ट्रक को देखकर उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका, आंशिक रूप से क्योंकि वह खुद इसमें शामिल था। अगर इंजन को बदला जा सकता तो ये राक्षसों के बीच एक राक्षस होता जो 10-4 सशस्त्र लाशों को एक तरफ फेंकने में सक्षम होता। नहीं, यहां तक कि 100 भी वैसा ही होगा। मयंक, ये पहली बार था जब उसने वीरेंद्र को इस तरह व्यवहार करते देखा था, लेकिन यह आश्चर्यजनक नहीं था क्योंकि ट्रक को संशोधित करना वास्तव में एक रोमांचक मामला था। चलो चलते रहो, चलो बाकी दो को भी संशोधित करते हैं। शेष दो ट्रक संरचना में समान थे और मयंक ने अब अनुभव के साथ 10 मिनट में उनका संशोधन पूरा कर लिया। हालांकि शेष ट्रकों को संशोधित करने के बाद लाई गई स्टील का केवल एक अंश ही बचा था, बस 2 स्टील प्लेटें और बाहों जितना मोटा कुछ स्टील की छड़ें। टट टट टट, तेज कदमों की आवाज पास आई। मयंक और उसके साथी तनावग्रस्त हो गए, तुरंत कोहरे की ओर देखने लगे। एक आकृति धुंध से बाहर निकली। बॉस, झील के पास कुछ हुआ है, भाई देवाशीष ने एक राक्षस पकड़ा है। नया आने वाला राजेश था, लगभग 30 साल का एक आदमी, उन कुछ लोगों में से एक जिसने पुरानी सड़क पर एक विशाल भक्षणकारी कुत्ता को ठेका दिया था। मुझे वहां देखने ले चलो। मयंक की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब वह चला, पूछते हुए, क्या सब ठीक है? कोई घायल नहीं है, लेकिन स्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता है। वे चारों बात करते हुए जल्दी से यूनलिंग झील की ओर बढ़े। 10वीं विला यूनलिंग झील से सिर्फ 300 मीटर दूर होने के कारण तेज दौड़ के बाद उन्हें पहुंचने में केवल कुछ मिनट लगे। जैसे ही वे झील के किनारे के करीब पहुंचे, मयंक ने देखा कि मंदपीली रोशनी पहले ही उस लॉन तक पीछे हट गई थी जहां देवाशीष और अन्य थे। उनके सामने एक चिपचिपा हरे रंग की त्वचा वाला राक्षस पड़ा था, जिसे लाश द्वारा दबाया गया था। प्राणी लगभग 1.5 मीटर लंबा था और लगभग 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रेंगता था। इसका एक विशाल, बदसूरत मछली का सिर था जिसमें एक खुला हुआ मुंह था जिसमें इंटरलॉक, महीन, नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। इसका शरीर मछली के शल्कों और एक चिपचिपे तरल से ढका हुआ था। इस राक्षसी सिर के नीचे पंखों के बजाय कच्चे पंजों वाले हाथ उगाए थे और एक लंबी पूंछ इसके पीछे घिसट रही थी, जिसमें पैर स्पष्ट रूप से गायब थे। एक बहुत भयानक दृश्य। मयंक, तुम आ गए। मयंक को पास आते देखकर देवाशीष तुरंत उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। मयंक ने राक्षस को छूने के लिए हाथ बढ़ाया जबकि पूछा, क्या हुआ, क्या सब ठीक है? जैसे ही उसने अपना दिमाग केंद्रित किया, सम्मेलन के लिए संकेत उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। एक जीवित अर्ध मत्स्य राक्षस की खोज की। इसे मकड़ी राक्षस के सम्मेलन डिग्री को बढ़ाने के लिए निम्न श्रेणी की सामग्री में परिवर्तित किया जा सकता है। सम्मेलन रूपांतरण के साथ आगे बढ़ें। एक अर्ध मत्स्य राक्षस नाम प्राणी की उपस्थिति के लिए आश्चर्यजनक रूप से उपयुक्त था, जिसमें बदसूरत मछली राक्षस अपने गलफड़े और गालों पर बारबेल दिखा रहा था, घिनौना लग रहा था। आशीष द्वारा खोजे गए विशाल भक्षणकारी कुत्तों ने जल्दी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पानी के नीचे से एक घात शुरू किया और हमने तुरंत जवाब दिया। हमारी एक लड़ाई हुई, लाशों में से एक को घायल कर दिया, लेकिन इस साथी को पकड़ लिया। आशीष और राजेश उसी समूह का हिस्सा थे जिसने विशाल भक्षणकारी कुत्तों को ठेका दिया था। यह अप्रत्याशित था कि वे इतनी जल्दी एक उपलब्धि हासिल कर लेंगे। कौन घायल है? राजू की लाश, लेकिन ये गंभीर नहीं है।
वे अभी अभी पाइप बिछाने और पानी नीचे खींचने के लिए एक उपयुक्त जगह की जांच करने के लिए झील के किनारे आए थे। हालांकि इससे पहले कि वे मापना शुरू कर पाते, विशाल भक्षणकारी कुत्ते अचानक सतर्क हो गए और झील की सतह पर भयंकर रूप से भौंकने लगे। दोनों कुत्ते समान रूप से सतर्क थे। फिर उन्होंने देखा कि पानी टूट गया क्योंकि कई राक्षस फूट निकले। वे सभी बदसूरत अर्धमत्स्य राक्षस थे। अर्धमत्स्य राक्षसों ने एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करने का इरादा किया था, लेकिन देवाशीष और अन्य छोटी और बड़ी दोनों लड़ाइयों में अनुभवी थे और बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी। देवदूत दूत लाशें सीधे सामने की रेखाओं का सामना करती थीं, जबकि विशाल भक्षणकारी कुत्ते दोनों तरफ से चार्ज करते थे, सफलतापूर्वक 4 या 5 अर्धमत्स्य राक्षसों को रोकते थे। खासकर दो प्रथम स्तर मध्यवर्ती लाशें, उनकी ताकत और भी जबरदस्त थी, दुश्मन के हमले को दबा रही थीं। जैसे ही उनका हमला दबा दिया गया, देवाशीष और रोशन ने अपने आदमियों को चाकू के साथ नेतृत्व किया और आगे बढ़े, जिससे अर्धमत्स्य राक्षस भयभीत हो गए और तुरंत वापस पानी में कूदने के लिए मुड़ गए, उस अर्धमत्स्य राक्षस को छोड़ दिया जिसे दबाया गया था। तुम्हारा मतलब है कि झील में इन चीजों में से और भी हैं? देवाशीष ने सिर हिलाया, निश्चितता के साथ कहा, निश्चित रूप से, और कौन जानता है कि क्या केवल 4 या 5 हैं। उन्होंने सोचा था कि यूनलिंग झील सिर्फ एक कृत्रिम झील थी और एक विला क्षेत्र में होने के कारण उन्हें सबसे ज्यादा सजावटी काप, घास काप और इस तरह की उम्मीद थी। लेकिन अब अर्धमत्स्य राक्षसों की उपस्थिति के साथ ये परेशान करने वाला था। दरअसल हम अभी भी पानी खींच सकते हैं, बस अतिरिक्त सावधान रहने की जरूरत है, देवाशीष ने अस्थायी रूप से कहा। मयंक ने थोड़ा भान से कुर्री, ये जानते हुए कि यह सिर्फ पानी खींचने का मामला नहीं था। जो राक्षस घात लगाना जानते थे और भागना भी, वे स्पष्ट रूप से निपटना आसान नहीं थे। उस राक्षस को रिहा करो। मयंक के शब्दों ने देवाशीष को चौंका दिया, लेकिन जल्दी से उसने अपनी लाशों को जाने देने का आदेश दिया। वाह! एक बार मुक्त होने के बाद अर्धमत्स्य राक्षस तुरंत गर्जा और अविश्वसनीय रूप से तेज गति से पानी की ओर रेंगने के लिए मुड़ गया, अपने दोनों हाथों और शक्तिशाली पूंछ का उपयोग करते हुए। पैर न होने के बावजूद उसने एक ही छलांग में 3 से 4 मीटर की दूरी तय की। इसे पकड़ो। मयंक का इसे भागने देने का कोई इरादा नहीं था, उसने इसे केवल अपनी युद्ध शक्ति का परीक्षण करने के लिए जाने दिया था। 4 सशस्त्र लाश ने एक बड़ी छलांग लगाई और इसे पहले रोका, इसे शिकारी की तरह देख रहा था। अर्धमत्स्य राक्षस को भी एहसास हुआ कि वह बुरी स्थिति में था। उसकी पूंछ मुड़ी, 4 सशस्त्र लाश को खटखटाने और भागने के प्रयास में इमेंस शक्ति के साथ फूट पड़ी। हालांकि 4 सशस्त्र लाश भोग नहीं कर रही थी। उसका शरीर काले कवच से ढका हुआ था। फिर उसने एक बड़े हाथ से पीछे धकेला, मजबूती से उसके ऊपरी और निचले जबड़ों को कसकर पकड़ लिया। मजबूत, हिंसक टक्कर और काले कवच के खिलाफ दांतों की गूंजती आवाज ने 4 सशस्त्र लाश के कंधों को एक पल के लिए हिला दिया। लेकिन जल्दी से अर्धमत्स्य राक्षस को जब्त कर लिया गया और फिर फेंक दिया गया, जो दूर के घास के मैदान पर धड़ाम से उतरा। 4 सशस्त्र लाश ने चार्ज किया और अर्धमत्स्य राक्षस ने तीखी चीखें निकाली, जैसे एक शिशु के भेदक विलाप, पागलपन में धुंध में भागने का रास्ता तलाश रहा था। फिर भी वह एक कदम बहुत धीमा था और केवल 7 या 8 मीटर बाहर निकलने के बाद उसे 4 सशस्त्र लाश ने पकड़ लिया, संघर्ष करने का कोई मौका न देकर जमीन पर दबा दिया। विशाल भक्षणकारी कुत्तों से कम, लेकिन एक लाश की तुलना में ताकत में कमजोर नहीं। शल्क और श्लेष्मा इसकी रक्षा को बढ़ा सकते हैं, और मुख्य रूप से यह पानी में एक लड़ाकू है। अर्धमत्स्य राक्षस की युद्ध शक्ति का मोटे तौर पर अंदाजा लगाने के बाद मयंक खुश नहीं था। पानी में छिपी ऐसी लड़ाई की क्षमता से निपटना आसान नहीं था, जिससे यूनलिंग झील को प्रबंधित करना चुनौतीपूर्ण हो गया। पुराने देवाशीष, इस चीज को पहले बंद कर दो और निरीक्षण करना जारी रखो, मयंक ने निर्देश दिया। समझ गया। इस चीज को मकड़ी राक्षस की तुलना में संभालना आसान है, देवाशीष ने जवाब दिया, क्योंकि उसने कुछ लड़कों को अपने दूतों के साथ अर्धमत्स्य राक्षस को नियंत्रित करने का संकेत दिया। उसने फिर पूछा, क्या हमें पानी का पाइप बिछाना चाहिए या नहीं? एक नली लाओ, दसियों मीटर दूर से पानी निकालना कोई समस्या नहीं होगी, और एक पानी का कुंड भी खोदो ताकि इन जीवों से पहले बचा जा सके। पानी के पाइप उन्हें सुपरमार्केट से उनके 2 बंडल मिले थे। हालांकि वे 300 मीटर जितने लंबे नहीं थे, लेकिन उनके पास कई दसियों मीटर थे। शुरुआत में वे पाइप बिछाने से पहले एक उचित जल नहर खोदना चाहते थे ताकि पानी खींचने की सुविधा को एक ही बार में स्थापित किया जा सके, लेकिन अब उन्हें एक समझौते का विकल्प चुनना पड़ा। राक्षसों के अभी भी मौजूद होने के बावजूद पानी के पाइप का उपयोग करने से वे वास्तव में उनसे कुछ हद तक बच सकते थे, ऐसा नहीं था कि कोई विकल्प ही नहीं था।
पहले पाइप बिछाना शुरू करो, फिर बाद में। मयंक, आओ इसे देखो। ये तुम्हारे करने जैसा नहीं लगता, है ना? अध्याय 52 टूटा हुआ तीर। रोशन की आवाज अचानक गूंज उठी, और जब मयंक और देवाशीष स्रोत की ओर देखने लगे, तो उन्होंने रोशन को एक तरफ घास पर झुके हुए पाया, जो जमीन पर किसी चीज को घूर रहा था। वे तुरंत चलकर गए, और रोशन ने अपने सामने के निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ आधा तीर है। वास्तव में, घास पर थोड़ी दूर कार्बन फाइबर सामग्री से बना एक टूटा हुआ आधा तीर पड़ा था, एक आधुनिक धनुष तीर, जिसके चारों ओर लगभग 3 उंगलियों के आकार के कई गहरे हरे मछली के शल्क, साथ ही बहुत सारे श्लेष्मा और खून थे। घास एक गड़बड़ दृश्य था, जिसमें यूनलिंग झील के विपरीत दिशा में धुंध में एक लंबा घसीटने वाला निशान फैला हुआ था, संभवतः विला क्षेत्र की ओर। क्या किसी ने यहाँ किसी राक्षस से लड़ाई की और यहाँ तक कि मृत शरीर को भी खींच कर ले गया? लड़ाई के संकेत स्पष्ट थे। देवाशीष ने जल्दी से अनुमान लगाया कि क्या हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि विला क्षेत्र में अभी भी कुछ उत्तरजीवी थे जिन्हें कमजोर नहीं माना जा सकता था। मयंक, हमें क्या करना चाहिए? देवाशीष ने मयंक की ओर देखा, जिसने धुंध में घूरते हुए शांति से कहा, आशीष, राजेश, तुम लोग अर्धमत्स्य राक्षस को वापस ले जाओ और इसे गाड़ी में बंद कर दो। जी, बॉस। कुछ लोगों के चले जाने के बाद केवल देवाशीष और रोशन ही बचे, लेकिन तीनों की ताकत कम से कम प्रथम स्तर मध्यवर्ती थी, जो वास्तव में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इसे और अधिक सुविधाजनक बना देगा। चलो चलकर जांच करते हैं, हम पहले उनकी स्थिति का पता लगाएंगे। विला क्रमांक 7 में प्रवेश। अपने हथियारों से लैस और देवदूत दूत के पीछे चलते हुए मयंक और अन्य सावधानी से जमीन पर निशानों का पालन किया। जिस अर्धमत्स्य राक्षस को दूर ले जाया गया था, वह घायल हो गया होगा, क्योंकि रास्ते में श्लेष्मा और ताज़ा खून टपक रहा था, लेकिन तब से समय बहुत कम नहीं हो सकता था, क्योंकि कुछ निशान पहले ही काफी सूख चुके थे। धुंध में लगभग 300 मीटर चलते हुए देवाशीष ने दूरी का अनुमान लगाया और कहा, मयंक, ये 7वीं इमारत की दिशा लगती है। हालांकि उन्होंने कल ही विला क्षेत्र का नक्शा देखा था, देवाशीष ने आज निकलने से पहले इसे अच्छी तरह से याद कर लिया था। यह उसके कौशल का हिस्सा था, क्योंकि एक अनुभवी लंबी दूरी का ड्राइवर क्षेत्र से परिचित होकर अस्तित्व सुनिश्चित करता था। सावधान रहो। मयंक ने दीपक वृक्ष के क्रिस्टल को एक अपारदर्शी बैग में पैक किया और इसे अपनी जेब में डाल लिया। क्रिस्टल रोशनी उत्सर्जित करते हैं, इसलिए भंडारण का सामान्य तरीका एक काला बैग संभाल कर रखना है। उनकी रोशनी छिपी धुंध ने उन्हें तेजी से घेर लिया, तीनों को पूरी तरह से घेर लिया, और दबाव की भावना उन्हें तारांकन ओवरवेलमिंग तारांकन करने लगी, जैसे कि उनके सीने पर एक पत्थर पड़ा हो। हालांकि ठेकेदारों के रूप में दबाव की ऐसी भावना उन्हें नियंत्रण खोने के लिए पर्याप्त नहीं थी, उनके दिमाग अडिग रहे। रास्ता दिखाते हुए उन्होंने निशानों का पालन करना जारी रखा, और धुंध के बीच में एक विला की अंधेरी आकृति उनके सामने उभरी। दरवाजे पर कुछ है। उसी आंगन संरचना के पास आते हुए तीनों ने तुरंत बाड़ की दीवार पर लगे सेटअप को देखा, रस्सियां और एक साथ बंधे घंटियां और डिब्बे। रोशन ने फुसफुसाते हुए कहा, अंदर वास्तव में लोग हैं, हम क्या करते हैं? चढ़ो। ये पहले से अलग था। खुशी समुदाय सिर्फ एक संक्रमण बिंदु था जहां उन्हें बस परेशानी पैदा नहीं करनी थी, किसी और चीज के लिए अतिरिक्त चिंता के बिना। लेकिन विला क्षेत्र अलग था, ये गढ़ था जिसे उसने चुना था, इसलिए बचे हुए लोगों के दूसरे समूह का यहाँ रहना असंभव था। जहां तक उन्हें दफनाने, भगाने या उन्हें शामिल होने देने का सवाल था, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे कैसे थे। देवाशीष ने सिर हिलाया, मैं पहले जाता हूँ। चुपचाप, उसने बंधे हुए घंटियों और डिब्बों को काटने के लिए अपनी चाकू का इस्तेमाल किया, फिर 4 सशस्त्र लाश को बाड़ की दीवार को मापने और एक पल में पलट जाने के लिए नियंत्रित किया। 1 मीटर से अधिक ऊंची दीवार राक्षसों के लिए वास्तव में एक प्रभावी बाधा नहीं थी, खासकर मजबूत लोगों के लिए। हालांकि जैसे ही वह उतरा, एक खनखनाहट की आवाज हुई। कुरकुरी आवाज ने पूरे यार्ड की शांति को तोड़ दिया। धिक्कार है, बाड़ के नीचे भी कुछ है। बाड़ के बाहर से यह आवाज सुनकर देवाशीष को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत है, और मयंक जल्दी से खड़ा हो गया क्योंकि विला के अंदर से शोर आने लगा। फूश! एक आकृति अचानक दूसरे मंजिल की खिड़की पर धनुष हाथ में लिए दिखाई दी और सीधे 4 सशस्त्र लाश के सिर पर निशाना साधा, एक तीर छोड़ दिया। देवाशीष ने अत्यंत तेजी से प्रतिक्रिया की, तुरंत देवदूत दूत लाश को लुढ़कने और आने वाले तीर से बचने का आदेश दिया। एक धड़ की आवाज के साथ तीर जमीन में अटक गया, वही टूटा हुआ तीर जो उन्होंने पहले देखा था। मयंक जानता था कि विरोधियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और तुरंत कहा, सीधे उन पर चार्ज करो, उनके पास ज्यादा लोग नहीं हैं।
कदमों की आहट तेज थी लेकिन विरल थी। तीव्र आंखों से मयंक ने खिड़की से केवल एक व्यक्ति को देखा, ये पुष्टि करते हुए कि उनमें से ज्यादा लोग नहीं थे। वह तुरंत खड़ा हो गया, उसके बगल में 4 सशस्त्र लाश पहले से ही काले कवच में ढकी हुई थी, चार्ज कर रही थी और पूरी बाड़ को तोड़कर विला की ओर बढ़ रही थी। दूसरी मंजिल पर लोग भी हैरान थे और जल्दी से 4 सशस्त्र लाश पर निशाना साधा, अपना हमला शुरू कर दिया। धनुष खींचना और तीर छोड़ना, एक तेज तीर ने 4 सशस्त्र लाश को मारा लेकिन निष्प्रभावी ढंग से खनखनाहट के साथ उछल गया। कार्बन फाइबर लंबा तीर कोई नुकसान पहुंचाए बिना टूट गया। 4 सशस्त्र लाश का पीछा करते हुए मयंक और अन्य 2 आगे बढ़े, पहले ही आर्क को पार कर चुके थे और विला के मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे पहुंच गए थे, जहां छज्जे ने कवर प्रदान किया, जिससे दूसरी मंजिल को ऊपर से गोली मारने का कोई मौका नहीं मिला। एक पल के लिए दूसरी मंजिल से तीर बंद हो गए और विला शांत हो गया। एक तरफ अंदर थी, दूसरी बाहर, केवल एक दरवाजे से अलग। दरवाजा तोड़ो। 4 सशस्त्र लाश के एक घूंसे के साथ दरवाजा एक गरज के साथ गिर गया और 4 सशस्त्र लाश चार्ज हो गई, क्योंकि 2 अंधेरी आकृतियां अचानक हमला करती दिखीं, सीधे उस पर झपट पड़ी। मयंक की आंखों में आश्चर्य कौंध गया क्योंकि उसने महसूस किया कि 2 लाशें थीं। क्या यहाँ 2 लोग थे? विरोधियों की देवदूत दूत लाशें अत्यधिक तेज थीं और 4 सशस्त्र लाश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बना रही थीं। 4 सशस्त्र लाश अडिग खड़ी रही और एक भारी घूंसा मारा, जो 2 हमलावर लाशों से टकराया। एक तड़कने की आवाज हुई क्योंकि विरोधी देवदूत दूत लाशों की हड्डियां टूट गईं, उन्हें एक मंद धड़ के साथ दीवार के खिलाफ पीछे फेंक दिया। दूसरी देवदूत दूत लाश को सीने पर एक सीधा हथौड़ा मिला और उसे जमीन पर गिरा दिया गया, उसकी पसलियां टूट गईं, हालांकि कितनी यह अस्पष्ट था। मयंक ने उन्हें खत्म करने का इरादा नहीं किया, इसलिए 4 सशस्त्र लाश ने चाकू चलाने के बजाय सिर्फ अपने मुट्ठी का इस्तेमाल किया, लेकिन टक्कर का प्रभाव अप्रत्याशित रूप से ठोस था। वे पीटे जाने के लिए इतने प्रतिरोधी थे और दोनों प्रथम स्तर मध्यवर्ती थे। उसने करीब से देखा और अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने देवदूत दूत लाशों पर शल्क देखे, उनके सीने और कंधों पर एक पन्ना 2 उंगली चौड़ा मछली का शल्क, जो अर्ध मत्स्य राक्षस के समान था। कुछ गड़बड़ था। एक तेज अंतर्ज्ञान के साथ कि कुछ गलत था, मयंक ने तुरंत आदेश दिया, 4 सशस्त्र लाश, उन्हें पकड़ो। आमना सामना। आदेश का पालन करते हुए 4 सशस्त्र लाश ने उस मछली शल्क वाली लाश को पकड़ लिया जो अभी अभी खड़ी हुई थी, उसका हाथ लोहे के घेरे की तरह उसके सिर को कसकर पकड़े हुए था। मछली शल्क वाली लाश को पकड़े हुए, वह दीवार के खिलाफ लगभग कोने में वाली की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसे पकड़ा जाने वाला था, अचानक सीढ़ी से एक आवाज आई, हम आत्मसमर्पण करते हैं, हम राक्षस नहीं हैं। 4 सशस्त्र लाश अविचलित थी, दूसरी लाश को जब्त कर लिया, जबकि मयंक ने आवाज के स्रोत की ओर देखा, धनुष और तीर के साथ 2 महिलाओं को सीढ़ी पर खड़ा देखा, सतर्क, एक दूसरी के सामने। धनुष और तीर जमीन पर रखो, फिर यहाँ आओ। मयंक की नजर दूसरी महिला पर टिकी। वह थी जिसने बात की थी, और वह स्पष्ट रूप से प्रभारी थी। सामने वाली महिला काले स्पोर्ट्सवियर में कपड़े पहने हुए, एक मजबूत कद के साथ एक सफेद महिला की ओर स्पष्ट रूप से सुरक्षात्मक मुद्रा में थी, स्पष्ट रूप से उसे ढालने के लिए सहज प्रवृत्ति पर काम कर रही थी। ठीक है, हम जैसा तुम कहते हो वैसा करेंगे। ये सिर्फ एक गलतफहमी थी, तुम्हारे अचानक प्रवेश के कारण हुई, महिला ने शांति से कहा, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने धनुष और तीर को जमीन पर फेंक दिया जैसे उसने समझाया। करीब से और घर के अंदर, एक कुशल तीरंदाज भी प्रभावी नहीं हो सकता था। खासकर तब जब वे केवल तीरंदाजी के शौक रखने वाले थे, योद्धा नहीं। दोनों महिलाओं ने अपने हाथ ऊपर उठाए और धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरी। उनकी आंखें सतर्क थीं क्योंकि उन्होंने 3 घुसपैठियों का अवलोकन किया, लगातार अपने दिमाग में स्थिति का आकलन कर रही थीं। मयंक ने दोनों महिलाओं को देखा। पहली, एक गरिमापूर्ण दिखने वाली महिला जिसके चेहरे पर गंभीर भाव और सीधा आसन था, स्पष्ट रूप से पेशेवर रूप से प्रशिक्षित थी, जिसमें एक औसत लड़की की तुलना में अधिक स्पष्ट मांसपेशियां थीं। दूसरी महिला के सिर के पीछे एक पोनीटेल में लंबे बाल बंधे हुए थे, वह लंबी, गोरी त्वचा वाली थी और एक लंबी बाजू की स्पोर्ट्स जैकेट पहने हुई थी। उसकी आंखें सूक्ष्म रूप से बदल गईं, कोई घबराहट नहीं दिखा रही थी बल्कि जीवंतता की भावना थी।